हे गाइस, स्वागत है आप सभी का केल्विन में। तो केल्विन आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और वो सरप्राइज अब रिवील हो चुका है। केल्विन एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज, एआरक्यूज और केस स्टडीज मिलेंगी। जो बहुत सारे बच्चों का डर है कि भाई एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे, उससे बड़ी बात असर्शन रीजन कैसे सॉल्व होगा, केस स्टडी कैसे सॉल्व होगी। तो अब अपने इस फेयर को दूर कर दीजिए और शुरू कर दीजिए हमारे साथ एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस स्टडीज की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ बिजनेस स्टडीज में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन possessed। कोई भी बंदा मैनेजर कहला सकता है, कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन possessed। इसका मतलब एक डॉक्टर जो है वो भी मैनेजर बन सकता है, एक लॉयर जो है वो भी मैनेजर बन सकता है, ठीक। और जो जिसके पास नॉर्मल, जिसने ग्रेजुएशन किया है वो भी एक मैनेजर बन सकता है, या जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने कुछ भी नहीं किया वो भी मैनेजर बन सकता है। मैनेजर बनने के लिए कोई भी एक मैंडेटरी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस होना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस होना चाहिए, लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी होना चाहिए, बट मैनेजर बनने के लिए ऐसी कोई डिग्री मैंडेटरी नहीं होती कि आपको वो वाली डिग्री चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो इसी को बोला जाता है कि आप कोई भी मैनेजर बन सकता है बट कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी लॉयर नहीं बन सकता। ये दोनों प्रोफेशंस हैं। और भी सीए हो गया, इंजीनियर हो गया, अगर आपको उसको परफॉर्म करना है तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। तो वो जो डिग्री है, एक जो डिग्री होती है, जो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए नहीं बन सकते। बट आपके पास क्वालिफिकेशन कोई भी हो ना हो तब भी चलेगा, आप मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यही बात कही गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन दैट मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल। उसमें कहा गया कि इनमें से, इस लाइन को देखते हुए इनमें से बताइए कि वो प्रोफेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो मैनेजमेंट में नहीं है। इस लाइन को देखते हुए, वैसे तो इसके अंदर 2-3 ऐसी मिल जाएंगी आपको जो कि मैनेजमेंट में नहीं रिक्वायर्ड। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सब में चाहिए होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में भी है और आपका प्रोफेशन में भी है, बट मैंडेटरी नहीं है। बट इस लाइन को देखते हुए कि कोई भी मैनेजर बन सकता है, बट हर मैनेजर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशन में नहीं जा सकता। तो आंसर हमारा हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि एक जो डिग्री है आपके पास वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देती है डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप सीए नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। तो आंसर विल बी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। और ये की है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन जो है वो सर्विस मोटिव होता है, मैनेजमेंट हर बार सर्विस मोटिव नहीं होता। मैनेजमेंट में आप प्रॉफिट कमाते हैं। मैनेजमेंट का पहला ही ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आंसर हमारा हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आंसर सर्विस मोटिव भी हो सकता था, बट यहां पर इस लाइन को जो देखेंगे उसने कहा है इन द स्टेटमेंट बीइंग डिस्कस अबव। इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा आंसर सही है? तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो चीज आपको जाने से रोकती है प्रोफेशन में वो है एक डिग्री, एक क्वालिफिकेशन। तो इसका आंसर हो गया हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, providing proper working conditions and ensuring that quality of output is maintained is the function of level of management। कौन से लेवल का फंक्शन है कि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए। मतलब एनवायरनमेंट का मतलब क्लीन एनवायरनमेंट,
भाई हवा पानी इन सब की व्यवस्था कराए, रॉ मटेरियल उनके पास टाइम से आए, प्लस क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी मेंटेन रहे। जो हमने डिसाइड किया है किस क्वालिटी का प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा मेंटेन रहे। वो किस लेवल के मैनेजर का काम है। सबसे पहले यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है ये समझ लीजिए। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल आते हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा टॉप, एक हो गया हमारा मिडिल, और तीसरा हो गया हमारा लोअर लेवल, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, ऑपरेशनल भी बोल सकते हैं इसको, एक और नाम बोल दो सुपरवाइजर भी बोल दो, सुपरवाइजरी लेवल। अब ये होते क्या क्या है? टॉप लेवल जो होते हैं इसके अंदर आपका आ गया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं? मिडिल लेवल में आपके आते हैं डिपार्टमेंट हेड्स। ठीक है, और लोअर और सुपरवाइजरी में कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स, और ये वो लोग होते हैं सुपरवाइजर्स जो एक्चुअल में वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, टॉप हो, मिडिल है, लोअर हो, ये सारे के सारे मैनेजर्स हैं। ये तीनों मैनेजरियल लेवल हैं। आप ये ना समझे कि लोअर और सुपरवाइजरी लेवल जो है वो काम खुद करेंगे, नहीं, वो सुपरवाइजर है, वो गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे अपने नीचे वर्कर्स को काम करवाने के लिए। कह सकते हैं जैसे कि आपने कभी देखा हो जब घर बनता है तो एक उनका ठेकेदार होता है और बाकी सारे काम करते रहते हैं, तो वो सुपरवाइजर्स होते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है। तो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ ये लोग काम करते हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी रखें। इन लोगों की जिम्मेदारी है कि टाइम से उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें। इन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो है क्वालिटी ऑफ आउटपुट का ध्यान रखें। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बात करिए कि कौन से लेवल का काम है कि वो अच्छी वर्किंग कंडीशन और क्वालिटी ऑफ आउटपुट को देखे। तो आंसर हमारा हो गया ऑपरेशनल, यानी कि सुपरवाइजर्स, या बोल सकते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। आंसर हमारा हो गया ए, आंसर इज ए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में सिर्फ एक चीज को डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पर 4 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन में 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो सिर्फ एमसीक्यू देखने पर से ही आपको 80% से ज्यादा आपको कोर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैनेजमेंट इज कंप्लीटली क्या है? मैनेजमेंट पूरी तरह से क्या है? आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। देखिए भाई, पहले तो आप बात समझ लें आर्ट के बारे में, साइंस के बारे में और प्रोफेशन के बारे में। देखो जी, 2 चीजें होती हैं। जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली आर्ट है, टोटल आर्ट है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं होते, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। तो वो साइंस तो है बट नॉट प्योर साइंस और एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो इन एग्जैक्ट साइंस है। क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट तो कंप्लीटली है बट इन एग्जैक्ट साइंस है, कंप्लीट साइंस नहीं है। बोल देते हैं हम कि भाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, बट कंप्लीट या एग्जैक्ट साइंस या प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो इन एग्जैक्ट साइंस है और प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है क्योंकि ये अभी फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं बना है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गया आपका, सर्विस मोटिव हो गया आपका, ये चीजें अभी अवेलेबल नहीं है उसके अंदर। बट हम कहते हैं कि आने वाले सालों में प्रोफेशन बन सकता है। तो कंप्लीट क्या है? कंप्लीट आर्ट है। मैनेजमेंट इज कंप्लीट आर्ट। अब भाई बात करेंगे मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया। देखो, मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए कहा गया जैसे कि 2 आर्टिस्ट होते हैं, एक स्केचिंग करता है, ठीक, एक शेडिंग करता है और एक जो है वो कैनवस पे करता है। तो डिफरेंट आर्टिस्ट अपनी आर्ट को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो मैनेजर होता है वो अप्लाई करता है अपनी स्किल्स को डिफरेंट वे में।
इसी वजह से कहा गया मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट कंप्लीटली क्या है, मैनेजमेंट कंप्लीटली हमारा आर्ट है। सही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बिजनेस नीड्स टू एड्स इट प्रोस्पेक्ट इन लॉन्ग रन विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये एक नई बात आ गई, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये क्या कहता है, बिजनेस नीड्स टू एड्स टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। बिजनेस को लंबे समय तक चलना है और बिजनेस को लंबे समय तक अपने अंदर ग्रो करना है, कुछ ऐड करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे उसने पूछा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल हुआ कौन इसी स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल, फिर उसके बाद आता है हमारा सोशल, फिर उसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल या पर्सनल। ठीक है जी, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, जिसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब पैसा, मनी। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 स्टेजेस में फुलफिल होता है। एक होता है हमारा सर्वाइवल, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट और तीसरा होता है हमारा ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोसाइटी से, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव खुद का, पर्सनल। पहले मैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूं तो मैं उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करूंगा, उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करूंगा। फिर उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा तो हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, फिर जब सोसाइटी के बारे में भी पूरा हो जाएगा फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात की है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे। सर्वाइवल में क्या होता है, सर्वाइवल एक वो स्टेज है जहां पर हम चाहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो बराबर हो जाए किसके, कॉस्ट के। यानी अगर आपका खर्चा 10,000 है तो हम चाहते हैं कि हमारी कमाई भी फिलहाल 10,000 हो जाए। आप एज्यूम कीजिए आपने एक नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो आप इतना चाहते हैं यार कम से कम मेरा जो है जो मैं खर्चा कर रहा हूं, लड़कों का खर्चा, दुकान का रेंट, बिजली वगैरह, ये तो सब निकल जाए। फिर जब आपकी ये वाली स्टेज पार होने लगती है, काम आपने नया नया शुरू किया, अब 2-3 महीने ये वाली स्टेज पार हो गई, अब आप बात करेंगे प्रॉफिट की। तो दूसरी स्टेज क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में क्या होता है, आप जो है रेवेन्यू चाहते हैं ज्यादा और कॉस्ट चाहते हैं कम। यानी अब आपकी कॉस्ट जो है वो 10,000 है और आपका रेवेन्यू हो गया 15,000। ये होती है हमारी प्रॉफिट स्टेज। और लास्ट होती है हमारी ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ का मतलब जब एक प्रॉफिट लंबे समय तक होने लगता है ना, अब आप एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, अब आप ऐड करने के बारे में सोचते हैं, यार मेरी छोटी दुकान है मैं इसको बड़ा कर लूं, या मैं इस दुकान को और कहीं भी इसकी ब्रांच खोलूं, इसको बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब होता है आपका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन बिजनेस, एक्सपेंशन इन शेयर्स, एक्सपेंशन इज मार्केट ग्रोथ, एक्सपेंशन इज मार्केट शेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ लिए, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो अ बिजनेस नीड टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, मतलब आने वाले सालों में बिजनेस को बढ़ाना कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझाता है, और वो हो जाएगा हमारा ग्रोथ। ग्रोथ इज द आंसर। प्रॉफिट के बारे में ये हो गया, सर्वाइवल के बारे में जब आपकी रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होती है, प्रॉफिट में आपका रेवेन्यू ऊपर चला जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, और ग्रोथ में जब आप एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर हमने आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तीनों के बारे में बात कर लिया। अब यहां से हमारे 3 टॉपिक्स तैयार हो गए। चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया a candidate has to clear a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountant of India। क्वेश्चन नंबर 1 जो था सेम वही वाली बात यहां पर आ गई। Which feature of profession is being revealed? कौन सा ऐसा प्रोफेशन का फीचर है जो रिवील्ड हुआ है। हमने कहा था आपको डॉक्टर बनने के लिए भाई MBBS की डिग्री चाहिए, लॉयर बनने के लिए आपको
LLB की डिग्री चाहिए। ऐसे ही CA बनने के लिए आपको CA एग्जाम जो है फाइनल वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है ये कौन सा फीचर प्रोफेशन का दर्शाता है। अब देखिए कोई भी बंदा CA नहीं बन सकता अनटिल एंड अनलेस वो जब तक एक पेपर पास ना करके आए। कोई भी बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक उसके पास MBBS की डिग्री ना हो। तो ये जो डिग्रीज है ये हमें रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं, रोक लेती हैं, बैरिकेडिंग लगा देती हैं हमारे आगे कि हम प्रोफेशन में ना जा सके अनटिल एंड अनलेस जब तक हमारे पास वो डिग्री ना हो। एकदम से अगर वो डिग्री आएगी तो वो रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा, आप उस प्रोफेशन के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। उसने कहा कि प्रोफेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर हाईलाइट किया गया है कि आपको कोई प्रोफेशन को फॉलो करना है तो आपको एक डिग्री एक एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। दिस इज द आंसर विल बी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आंसर क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एथिकल कोड आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई एथिक्स की बात नहीं हुई है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके अंदर कोई वैसी बात नहीं हुई है। प्रोफेशनल एसोसिएशन की भी बात नहीं हुई है। आंसर हमारा हो गया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं और यहां पर भी हमने देख लिया। आंसर हो गया हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोफेशन में नहीं जा सकते उस प्रोफेशन के अंदर। बट एनीबडी कैन बी अ मैनेजर, कोई भी एक मैनेजर बन सकता है। अब इसने MBBS की डिग्री लेकर भी, ये लॉयर LLB की डिग्री लेकर भी, ये CA की डिग्री लेकर भी, ये जब चाहे इनका तब मन करे ये मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर आ गया बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following is an organizational objective of the management? अब पहले तो मैं ये देख लूं वही जो हमने पढ़ा था पिछले उसमें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा है इनमें से। तो याद कर लेते हैं पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते कौन कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने 3 पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था सर्वाइवल, एक हमने पढ़ा था प्रॉफिट और एक हमने पढ़ा था ग्रोथ। तो इन तीनों में से कौन कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अब देख लेते हैं सर्वाइवल, ये रहा सर्वाइवल, तो ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कहीं नहीं कही गई। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दीज भी हटा देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा सर्वाइवल। ये सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये जो चीजें हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव में जा रहा है। बात इसने क्या कही है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सर्वाइवल इज पॉसिबल। अब यहां पर देखो सर्वाइवल की बात की है। सर्वाइवल का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, उसके 3 पार्ट हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और एक लास्ट हमारा ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 थे। ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइटेड हियर। अब इसने उल्टा पूछ लिया। पहले हमें यह बता दिया सर्वाइवल, और सर्वाइवल के अंदर पूछ लिया कि भाई कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हाईलाइट किया गया है। तो हमें पता है सर्वाइवल किसके अंडर आता है? सर्वाइवल आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। फिर उसके बाद अगर कुछ और वो सोशल की चीज देके पूछता तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता। तो अब के रिवर्स पूछ लिया उसने। पहले पूछता था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में से कौन सा है, अब पूछ रहा है कि सर्वाइवल जो है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है तीनों में से। 3 ऑब्जेक्टिव हमें पता है कौन कौन से होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल या फिर पर्सनल। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या हो गया? सर्वाइवल किसके अंडर आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ये देखिए हमने ये यहां पर कर लिया। तो आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल नहीं, सोशल नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। आंसर हो गया हमारा ए। ठीक, आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड। अब फिर वही बात, फिर से उसने उल्टा पूछ लिया। चलिए जी,
मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, अब मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ये सारी बातें कि आपको चीज क्लियर हो जाए, चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा होता है सोशल और तीसरा होता है इंडिविजुअल। अब ऑर्गेनाइजेशनल के भी 3 पार्ट थे, सर्वाइवल जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, अब पूछा क्या है? प्रॉफिट इज एसेंशियल। अब देखो यहाँ प्रॉफिट की बात की, फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड हियर। तो प्रॉफिट ये रहा, प्रॉफिट में कौन सा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है, इंडिविजुअल है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये रहा सी पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल पर्सनल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है? सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग की। प्लानिंग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं, प्लानिंग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता। आपने 5 फंक्शंस पढ़े थे, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने आपको एक कोड भी याद कराया था 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नॉट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये किससे लिंक्ड है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। ये किससे लिंक्ड है? कोऑर्डिनेशन से। ठीक है भाई, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन से लिंक है। तो प्लानिंग, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये गलत मैच है, ठीक नहीं है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं। फंक्शन कितने हैं हमारे? 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सी कंट्रोलिंग का है। ठीक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे कितने होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 होते हैं हमारे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं एक कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल एट एवरी लेवल, इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि वो इंपॉर्टेंट आइटम जो हर जगह पर रिक्वायर्ड है। हमने बताया था कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है? एक वो थ्रेड जो सारे फंक्शंस को आपस में जोड़ करके रखता है। ठीक है, चले, तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ये तो हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 चीजें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और लास्ट आता है हमारा ग्रोथ। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सर्वाइवल, हाँ ठीक है, तो ये वाला पेयर करेक्ट मैच हो जाएगा। 3 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन लोग आते हैं? प्लांट सुपरिटेंडेंट। हाँ जी, प्लांट सुपरिटेंडेंट मतलब वो आदमी, वो सुपरवाइजर जो प्लांट की देखभाल और उसके अंदर लोगों को जो काम कर रहे हैं उनकी देखभाल करता है, उनको सुपरवाइज करता है। तो ये वाला भी करेक्ट मैच हो जाएगा। हमने आपको बताए थे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप के अंदर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, मिडिल के अंदर डिपार्टमेंट हेड्स और लोअर के अंदर सुपरिटेंडेंट्स, सुपरवाइजर्स, गाइड्स वगैरह वो सब आते हैं। तो आंसर हमारा कौन कौन से ठीक है? थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ करेक्टली मैच्ड है। देख लेते हैं आंसर। 1 2 3 4 गलत हो गया, 2 3 एंड 4 गलत हो गया,
3 एंड 4 इज द राइट आंसर, 1 एंड 4 भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर इज सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज कंसर्न विद मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डैश इज कंसर्न विद द मॉनिटरिंग organizational performance towards the attainment of organizational goals। अब यहां पे देखो क्या आता है, हमारे कितने फंक्शंस हमने आपको बताए थे, 5 फंक्शंस हमने आपको बताए थे। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस। क्या मतलब हुआ? थिंकिंग इन एडवांस मतलब पहले से सोचना। यहां पे हम प्लान्स बनाते हैं। दूसरा कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजिंग। दूसरे कौन सा हुआ? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। स्टाफिंग के फिर तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। यानी कि जिस बंदे की रिक्वायरमेंट है हम उसी को बुलाते हैं और उसी को काम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री में एक डॉक्टर की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा क्लिनिक जो है वो हो जिसके अंदर मेरे एम्प्लॉयज उसको दिखा लें, उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड। अब डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है तो डॉक्टर को ही रखूंगा, डॉक्टर की जगह इंजीनियर तो नहीं रखूंगा। दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है, डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, गाइड करना, गाइडिंग और सुपरवाइजिंग। और लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। अब देखो एज द नेम सजेस्ट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग। अब मॉनिटर करेंगे किस चीज को? मॉनिटर करना किस चीज को है? मॉनिटर करना है, हम यहां पर जो प्लान करके आए हैं, हमने प्लान किया कि भाई हम 100 यूनिट्स बनाएंगे। कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 100 यूनिट्स बनाएंगे। उसके हिसाब से हमने काम को बांटा, उसके हिसाब से हमने लोगों को हायर किया, उसी के हिसाब से हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। अब कंट्रोलिंग में जाके मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कि जितना हमने बनाया है, जो हमने बनाया है प्लान, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वील सी दैट वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। अगर काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं स्टाफिंग में गलती करी है, लोगों से हम कम लोगों को लेकर आए हैं। अगर काम बहुत तेजी से हो रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ ज्यादा बंदे इन्वॉल्व कर लिए जो कि हार्मफुल है। काम जल्दी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा और उस गैप में हम लोग बैठे रहेंगे और लेबर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो कंट्रोलिंग का मतलब है मॉनिटरिंग एंड चेकिंग। अब हमने 5 चीजें आपको 5 चीजें बता दी। अब ऊपर फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अब डायरेक्ट आपको आंसर निकल के आएगा। डैश is concerned with monitoring organizational performance towards the attainment of organization goals। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को बांटते हैं। कंट्रोलिंग, हाँ जी कंट्रोलिंग सही आंसर है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं कि काम हमारा प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टाफिंग के अंदर लोग लाते हैं, स्टाफिंग के अंदर कोई मॉनिटरिंग की बात नहीं। डायरेक्टिंग के अंदर हम गाइड और सुपरवाइज करते हैं। कंट्रोल हम कहां जाके करेंगे, मॉनिटर हम कहां जाके करेंगे? कंट्रोलिंग में। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, आंसर हो गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट? अडेप्ट का मतलब होता है टू चेंज, मतलब कह रहा है कि मैनेजमेंट अपने आप को चेंज करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने गोल्स को भी हल्का सा चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंडेमिक जब आया
तो लोगों ने अपने प्लान्स को चेंज कर दिया। जो अडेप्टेबल नहीं थे, जो चेंज नहीं कर सकते थे अपने आप को, वो पीछे हो गए। तो अपने आप को चेंज करना एक बड़ी खूबी है, और मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं होता। अगर स्टैटिक रहेगा तो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो फंक्शन है टू चेंज, इसका मतलब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट हमारा जो है वो कैसा है, वो फ्लेक्सिबल है। जैसा कि एनवायरनमेंट हो, आपने उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। Which feature of management highlighted in the given statement? Continuous process. Continuous process का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद वापस से प्लानिंग करते हैं, और कोई भी काम हो, मैनेजमेंट हर जगह होता है, और सिर्फ एक दिन का मैनेजमेंट नहीं होता, रेगुलर बेसिस पे होता है। तो ये कैसा है काम? रेगुलर। ये एक लूप में चलने वाला काम है, ये बार 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 होता रहेगा। बट चेंज में इसका कोई काम नहीं, तो कंटिन्यूस प्रोसेस आंसर नहीं होगा। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आपने एक गोल बनाया कि हमें 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बट यहां पर अडेप्ट चेंज में ये वाली चीज नहीं आएगी। मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ग्रुप एक्टिविटी भी नहीं होगा, यहां पर कोई ग्रुप एक्टिविटी की बात नहीं की। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब सब लोगों को एक ही काम करना है, जो गोल आपको सेट करके दिए गया है आपको वो काम करना है, सभी लोगों को एक ही काम करना है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही काम मतलब एक ही चीज को सभी लोग बनाएंगे, यानी कि अटेनमेंट ऑफ गोल सबका सेम होना चाहिए, सबको 200-100 यूनिट्स की तरफ जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 400 यूनिट्स के लिए मेहनत कर रहा है, कोई 5 यूनिट के लिए मेहनत कर रहा है, सबको ये लगे जो 100 यूनिट का है, हम सबको उस डायरेक्शन में चलना है। और डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि जिस हिसाब से, डायनेमिक का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल, जिस हिसाब से आपका एनवायरनमेंट है आपने अपने आप को चेंज कर लिया, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक फंक्शन। तो इस चीज से क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, तो मैनेजमेंट क्या हो गया? डायनेमिक फंक्शन, फ्लेक्सिबल फंक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, आंसर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जनरल मैनेजर बिलोंग्स टू डैश लेवल व्हाइल प्रोडक्शन मैनेजर बिलोंग्स टू डैश लेवल। हमने क्या कहा था? हमने कहा था आपके पास 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप के अंदर आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ये सब आ जाते हैं। मिडिल में आपके डिपार्टमेंट हेड्स आ जाते हैं, और यहां पर आपका लोअर में आपके सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। तो यहां पर हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? जनरल मैनेजर कौन से लेवल को बिलोंग करेंगे और प्रोडक्शन मैनेजर कौन से लेवल को। जनरल मैनेजर सिर्फ एक मैनेजर की पोस्ट है, यहां पर कोई डिपार्टमेंट नहीं बताया, तो जनरल मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो जाती है आपके टॉप लेवल में। और जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, ये जाती है हमारी मिडिल लेवल में। समझ आ गई बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉप और मिडिल, टॉप और मिडिल, आंसर इज बी, टॉप मिडिल। अब ये मिडिल टॉप गलत हो गया, टॉप लोअर गलत हो गया, मिडिल लोअर ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जनरल मैनेजर सब टॉप में चले जाते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स जो होते हैं वो मिडिल में जाते हैं, और लोअर के अंदर हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। ठीक, तो आंसर हो गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैनेजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव, एफिशिएंट, बोथ ए एंड बी। देखिए जी, अब यहां पर ही समझ लेते हैं। यह है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर 2 मेन टर्म्स हैं, एक होती है इफेक्टिव और दूसरा होता है एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, और एफिशिएंट का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ
वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। अब यहां पर इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैनेजर को काम मिला कि भाई आपको एक काम जो है वो 1 घंटे में करना है, और जो कॉस्ट आएगी उसके ऊपर वो आएगी 200 रुपए। उसने कहा ठीक है, उसने काम उठाया और काम जब देखा उसने तो वो जो काम था उसको लग गए 2 घंटे, बट उसने अपना काम 200 रुपए के अंदर अंदर कर दिया। तो यहां पर मैनेजर जो है वो एफिशिएंट तो है क्योंकि उसने 200 रुपए में काम कर दिया, बट उसने टाइम ज्यादा लगा दिया, तो दिस इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। तो वो एफिशिएंट नहीं है, सॉरी एफिशिएंट तो है, इफेक्टिव नहीं है। ऐसे ही एक दूसरे मैनेजर को बुलाया गया, उसने क्या किया, वही काम को 50 मिनट्स में कर दिया, बट उसने 200 की जगह 250 रुपए लगाए। तो यहां पर बंदा इफेक्टिव तो है बट नॉट एफिशिएंट। तो काम को समय से पूरा करना प्लस विथ प्रेस्क्राइब्ड कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट इज द एफिशिएंसी। तो अगर बंदा इफेक्टिव और एफिशिएंट एक ही साथ नहीं है तो वो प्रॉपर मैनेजर नहीं है। ऐसे ही मैनेजमेंट कहता है कि आपको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा और एफिशिएंट भी होना पड़ेगा एट द सेम टाइम, तभी काम चलेगा। अदरवाइज आप जो है प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही ये होती है कि उसके अंदर इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और उसके अंदर एफिशिएंसी भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम। तो अगर आप इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट नहीं है, तो भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव नहीं है, तो भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना जरूरी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आंसर आ गया हमारा सी, बोथ ए एंड बी आ गया आंसर। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन whether economic, social or political. Which characteristic of management is highlighted in the given statement? ये क्या कहता है, the activities involved in managing an enterprise are common to all organization whether economic organization, social organization और political organization. ये कह रहा है कि जो मैनेजिंग एक्टिविटीज है, मैनेजीरियल एक्टिविटीज हैं, प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ये क्या है, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ वगैरह हो, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर एक्टिविटीज सेम ही रहती हैं और एक आध कम ऊपर नीचे, बट होती सब जगह है एक्टिविटीज। मैनेजरियल एक्टिविटीज हर जगह होती हैं। तो इसे बोला जाता है, जब एक चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर जगह हो रही है, इसको बोलते हैं परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट है अपना, कि भाई आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कब कब ट्यूशन जाना है। आपके स्कूल का भी अलग मैनेजमेंट होता है, आपके घर में आपके फादर मदर उनका अगर ऑफिस है तो उसका भी मैनेजमेंट होता है। तो घर में भी, लाइफ में भी, स्कूल में भी, ऑफिस में भी, आप जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आप कहीं जाते होंगे तो उनका भी एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई हो रहा है, मैनेजरियल एक्टिविटीज हर जगह होती हैं। तो हर जगह होने का मतलब होता है ऑल परवेसिव, परवेसिव। तो इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन। तो यहां पर आपको किस चीज से देखना होता है, इन वाली स्टेटमेंट से देखना होता है। तो इंटेंजिबल एक्टिविटी नहीं हुई, ग्रुप एक्टिविटी, सब लोगों को मिलजुल कर एक ही गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ना है, ये भी नहीं होगा आंसर। डायनेमिक फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बात नहीं की गई। इस स्टेटमेंट में बात की गई है कि मैनेजरियल फंक्शन जो होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, दैट इज कॉल्ड परवेसिव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, परवेसिव। आंसर इज परवेसिव। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज।
अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर दो टर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इफेक्टिव और दूसरा होता है एफिशिएंट। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? काम का होना किसी की हेल्प से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इज द मैनेजमेंट। तो बात तो वही है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर काम होता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करते हुए। तो इनमें से कौन सी चीज है वो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट। तो यहां पर देखना हमने क्या लिखा है, मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। आंसर इज मैनेजमेंट। बेसिकली ये जो दे रखी है, ये जो दे रखी है आपको, ये दे रखी है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। काम का होना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इज द मैनेजमेंट। और एक बात और, दोनों चीजों का होना जरूरी है। अगर एक चीज नहीं होगी, एक ही चीज होगी, और एक चीज होगी एक चीज नहीं होगी, तब मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर इज ए, आंसर इज मैनेजमेंट। ठीक, चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मैनेजर ऑफ सितारा लिमिटेड अचीव द टारगेट प्रोडक्शन। उसने अचीव कर लिया टारगेट प्रोडक्शन, बहुत अच्छी बात, बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। ओहो, उसने काम तो समय से किया बट प्रोडक्शन कॉस्ट उसने बढ़ा दी। इन दिस केस मैनेजर इज डैश बट नॉट डैश। अब बात करेंगे यहां पर किस चीज की बात कर रहा है वो, बात वही आ गई हमारी मैनेजमेंट की। अब हमने आपको क्या कहा था कि आदमी को, मैनेजर को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना है एक ही समय में। अगर वो काम कर रहा है समय से बट कॉस्ट उसकी ज्यादा आ रही है तो ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। बट दूसरे केस में काम तो वो देर से कर रहा है और कॉस्ट उसकी कम है, तो ही इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो दूसरा वर्ड क्या था हमारा? एफिशिएंट। तो ये जो वर्ड था ये किससे रिलेटेड था? अगर आप अपना काम ऑन टाइम कर रहे हैं, ऑन दी प्रेस्क्राइब टाइम, विद इन दी प्रेस्क्राइब टाइम कर रहे हैं। और एफिशिएंट का मतलब होता है जब आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, कॉस्ट जब कम होती है तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट जो होता है वो ऊपर चला जाता है। अब इस पेन को पहले मैं 10 रुपए में बना करके 15 रुपए में बेचता था, अब मैं 8 रुपए में बना करके 15 रुपए में बेचता हूं, तो अब मुझे 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, पहले मुझे केवल 5 रुपए का प्रॉफिट होता था। तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट। तो इसमें क्या कहा गया? सितारा लिमिटेड का जो मैनेजर है उसने टारगेट प्रोडक्शन तो पूरा कर लिया, मतलब उसने काम जो है ऑन टाइम कर लिया। ऑन टाइम जब उसने कर लिया तो वो हो गया इफेक्टिव। क्या हो गया? इफेक्टिव तो हो गया वो, बट उसने जो है कॉस्ट ज्यादा लगाई है, इसकी वजह से वो एफिशिएंट नहीं हुआ। अब आप देख लो, हमने आपको पूरी कहानी समझाई है। अगर टाइम पे पूरा कर रहा है तो इफेक्टिव है, अगर कम कॉस्ट में कर रहा है तो एफिशिएंट है, और इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। अब उसने टाइम पे तो पूरा किया तो वो इफेक्टिव हमने बोल दिया, हाँ भाई इफेक्टिव है, बट उसने जो है कॉस्ट ज्यादा लगा दी तो अब वो एफिशिएंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब ऑनेस्ट ऑनेस्ट की बात नहीं करेंगे, एफिशिएंट इफेक्टिव उल्टा केस हो जाएगा। एफिशिएंट का मतलब कि उसने कम समय, कम पैसों में और ज्यादा समय में काम पूरा करा है, तो वो भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो गया हमारा इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव रिलेटेड है टाइम से और एफिशिएंट रिलेटेड है मिनिमम कॉस्ट से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होंगे। ठीक, तो आंसर हो गया हमारा बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो फिर वही कहानी आ गई, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। अब पहले तो ये बताओ, हमने आपको बताया क्या था? हमने आपको बताया था, हमने आपको जो बताए थे 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए हैं हमने। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं आपको? 3 बताए हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है हमारा सोशल, और तीसरा है हमारा इंडिविजुअल।
आपका खुद का। फिर हमने आपको ऑर्गेनाइजेशनल के 3 पार्ट बताए। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवल की, फिर बात करते हैं प्रॉफिट की, फिर बात करते हैं हम ग्रोथ की। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स किससे रिलेटेड हो गए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो आपका सोसाइटी से रिलेटेड होता है। अब ये होता क्या है? ये कहता है कि आप अपना प्रोडक्ट इको फ्रेंडली रखिए, कोई भी काम जो है वो इल्लीगल मत कीजिए, कोई भी इल्लीगल प्रोडक्ट मत बनाइए, कोई इल्लीगल प्रोडक्ट मत बनाइए, सोसाइटी का खूब ध्यान रखिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कीजिए, पौधे लगवाइए, विमेन एम्पावरमेंट की बात कीजिए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट समय पे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करिए। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है हमारे बारे में कि भाई हमारी सैलरी, हमारी पेंशन प्लान, हमारे लिए पर्क्स, हमारे लिए बेनिफिट्स, हमारे लिए श्योरिटी ऑफ इनकम। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आ गए हमारे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के बारे में, इंडिविजुअल के मतलब एम्प्लॉय के खुद के बारे में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स। अब यहां पर सोसाइटी के बारे में, अब देखिए, आप पढ़िए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, 3 ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए। विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। अब यहां पर सोसाइटी की बात की गई है, तो सोसाइटी की बात हमने कहां की थी? सोसाइटी की बात हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में की थी। इट्स सिंपल। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात नहीं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ की कहीं बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी की बात की गई है तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी कहीं पे मैंने इसके अंदर पर्क्स, बेनिफिट, सैलरी की बात कहीं नहीं गई। बोथ सोशल एंड पर्सनल, ये भी नहीं, जब पर्सनल है ही नहीं तो सोशल और पर्सनल का नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर इज बी। चलें जी, पेन चेंज कर ले, आंसर हमारा बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A manager applies the acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation. The given statement indicates that management is. अब ये क्या कह रहा है? अब देखो, 2 मैनेजर हैं A और B, मिस्टर A एंड मिस्टर B. A manager applies the acquired knowledge in a personalized and skillful manner. ये जो A है और B है, दोनों ने एक ही जगह से पढ़ाई की है, ठीक है, और दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं। अलग अलग 2 कंपनीज हैं, ए और बी की अलग है, ए की अलग है, बी की अलग है, दोनों वहीं पर मैनेजर हैं। चलो ऐसा मान लेते हैं, ये जो है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, ये बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है। ये जो ए है ये बहुत लीनियंट मैनेजर है, एकदम डेमोक्रेटिक आदमी है, ये सबकी बात सुनता है फिर उसके बाद डिसीजन देता है। और ये जो बी है ये बिल्कुल एकदम ऑटोक्रेटिक आदमी है, इसका मतलब ये किसी की बात नहीं सुनता, इसका डिसीजन जो होता है फुल एंड फाइनल होता है और खुद अपने आप डिसीजन दे देता है। तो ये दोनों हैं तो मैनेजर, बट देखो इसकी स्किल अलग है, इसका डील करने का तरीका अलग है और इसका डील करने का तरीका अलग है। तो ये अपनी पढ़ाई को, अपनी स्किल्स को, अपनी इंसाइट्स को अपने हिसाब से लगाते हैं। तो जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल लिया था, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, दोनों जो हैं ये पेंटर हैं, ये भी पेंटर है और ये भी पेंटर है। अब ये जो है ये कैनवस पे पेंट करता है और ये सिर्फ क्या करता है, ये स्केच करते हैं तो दोनों पेंटर, बट अपने अपने फील्ड में अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोनों एक जैसे हैं, तो हर किसी का एक जैसा ना होना और अपने हिसाब से अपनी स्किल को लगाना, दिस इज एन आर्ट। तो ये क्या है, ये एक आर्ट है। तो वैसे ही मैनेजमेंट को जैसे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट डिफरेंट तरह से डील करते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्ट। तो यहां पर क्या पूछा, अ मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज इन द पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर in the light of realities of a given situation. The given statement indicates that, तो वो क्या बताती है, साइंस ये रिजिड नहीं है। अगर ये साइंस होता तो ये दोनों एक ही जैसा काम कर रहे होते, अलग अलग कर रहे हैं तो साइंस नहीं है, ये क्या है, ये आर्ट है। प्रोफेशन के बारे में बात नहीं की गई, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी, आर्ट।
आंसर इज बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से एक एक पढ़ लेते हैं। इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है अप्लाइड एवरीवेयर। तो क्या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि एक ही ऑफिस में अप्लाइड होता है? क्या घर में मैनेजमेंट नहीं होता? क्या स्कूल में मैनेजमेंट नहीं होता? तो परवेसिव जो है वो विशेषता है, तो परवेसिव हो जाएगा इसका आंसर। कि अगला देख लेते हैं कि अगला भी होता है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। हाँ जी, मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब सिर्फ एक चीज को मैनेज करना मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट कई चीजों को मैनेज करना होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, कौन करेगा, क्या काम करेगा और उसका प्रोसेस क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये होता है, ऑपरेशन का मतलब होता है किसी काम को करने का प्रोसेस। आपको ये पेन बनाना है, ये एक खटाक से पेन नहीं बन जाएगा, पहले आपको एक बॉडी लेनी होगी, एक रिफिल लगानी होगी, फिर ऊपर नीचे फिर कैप लगाना होगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस पेन। तो सिर्फ लोगों को मैनेज करना इज नॉट द मैनेजमेंट, सिर्फ काम को मैनेज करना इज नॉट द मैनेजमेंट, सिर्फ काम के प्रोसेस को मैनेज करना इज नॉट द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द मल्टी डायमेंशनल, मैनेजिंग ऑल द थ्री थिंग्स इज द मैनेजमेंट। लोगों को, काम के प्रोसेस को, तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी एक फीचर है मैनेजमेंट का। तीसरा देखते हैं, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मैनेजमेंट कुछ दिन के लिए होता है या सिर्फ सडन एक्शन है? तो मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर ने आपसे पूछा कि बेटा आप क्या खाएंगे, तो आपने उनको बता दिया ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। क्या वो कल आपसे नहीं पूछेंगी? क्या परसों नहीं पूछेंगी? तो ये एक लूप में चलता है। मैनेजमेंट जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन होगा, अगले दिन भी होगा, तीसरे दिन भी होगा, पूरी जिंदगी भर मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये तीनों ही हो गए। तो फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ में दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शीशा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप्स। ठीक है, एक कंपनी है जो एंगेज है किसमें? लैपटॉप बनाने में। The firm decided to provide employment to disadvantaged section of society. Okay, यानी कि फर्म ने डिसाइड किया कि जो एक मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनके पास कमी है जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो उनको हम देंगे एम्प्लॉयमेंट। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हियर? विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हियर? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ये रहे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ठीक है, तो सोसाइटी के बारे में बात की गई है, वहां पर मार्जिनलाइज सेक्शन को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीजें आ गई किसमें? सोशल ऑब्जेक्टिव में। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं। तो आंसर सिंपल हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पर मार्जिनलाइज की बात की गई है तो दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज सेक्शन को हमने जॉब देने की बात की है, हम इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आंसर हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर इज बी, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। Which characteristic of management is highlighted in the given statement? इसका मतलब जो मैनेजमेंट है, जो आपका मैनेजमेंट है, आप उसको देख नहीं सकते, बट जो काम होता है, जब रिजल्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा
कि भाई मुझे 90% से ज्यादा स्कोर करना है। आपने मैनेज किया अपनी पढ़ाई को, अपने टाइम को, अपने खाने पीने को, अपने सोने जागने को, ये सब आपने मैनेज किया। तो मैनेजमेंट कहीं दिखता नहीं है, बट जब काम पूरा हो जाता है, जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि भाई हाँ है, कुछ ना कुछ है। तो जो चीज दिखती नहीं है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है इंटेंजिबल। क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट को एक इंटेंजिबल फोर्स कहा जाता है, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस फील होती है। ये मैनेजमेंट है कि सब 9 बजे आएंगे, 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, ओवर टाइम में आपका ओवर टाइम करने का आपको पैसा मिलेगा। ये सब मैनेजमेंट है। कौन लोग आकर के सफाई करेंगे, कौन लोग आकर के लैपटॉप्स कंप्यूटर्स रिपेयर करेंगे, ये सब मैनेजमेंट है। ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर ये चीज ना हो तो आपका काम डिले हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं है, बट उसकी प्रेजेंस जो है वो फील होती है। तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो यहां पर सीन कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूटी में काम का होना, डायनेमिक का मतलब फ्लेक्सिबल, डायनेमिक का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल, ग्रुप एक्टिविटी मतलब सबको एक ही गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप में काम करना होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? एफिशिएंसी। सिर्फ यहां पर एफिशिएंसी लिखा छोड़ दिया। तो हमने आपको बताया था मैनेजमेंट की 2 पार्ट होते हैं, 2 एसेंशियल चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो इफेक्टिवनेस और दूसरा एफिशिएंसी। दूसरी क्या? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब काम का करना विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम कॉस्ट। अच्छा जी, अब ये मिनिमम कॉस्ट से फायदा क्या है? हमने आपको बताया था जब आपकी कॉस्ट कम हो जाती है तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज बची तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये सब इसके फायदे होते हैं। और जब प्रॉफिट प्रोडक्शन बढ़ता है तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होते हैं अच्छे से, सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होते हैं और अच्छे से, अच्छी सैलरी मिलेगी, पर्क्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे। तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये रही बात। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एफिशिएंसी किस पे फोकस करती है? फोकस इज ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। हाँ जी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमें अपने काम को कम से कम में करना है। इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ बिल्कुल करेगी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट कम होगी तभी तो बेनिफिट ज्यादा होगा। ये देखिए हमने लिखा है कॉस्ट कम हुई, प्रॉफिट और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। हो सकता है अब देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ है। मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टिवली विद मिनिमम कॉस्ट, ये वाला भी आंसर ठीक हो गया। तो एफिशिएंसी में तीनों चीजें इन्वॉल्व होती है। फोर्थ पढ़ लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। जब एक से ज्यादा आंसर हो गया, सारे आंसर हो गए, तो आंसर हमारा हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। हमने क्या कहा था? फंक्शन, बट इट इज द डैश ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब ये कहने का मतलब है जो हमारे 5 फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। कहीं भी कोऑर्डिनेशन अलग फंक्शन नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि अलग है। कोऑर्डिनेशन जो है वो इन 5 फंक्शंस में होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल। अगर वही नहीं होगा एक फंक्शन में या 5 फंक्शन में, तो अगर यही नहीं पता कि ऑर्गेनाइज कितनी, प्लान क्या है, प्लान हमने किया 100 यूनिट्स का, ऑर्गेनाइजिंग में पता ही नहीं कि कितने यूनिट्स के बारे में काम करना है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो अलग से फंक्शन नहीं है, बट
सबकी आत्मा बोल सकते हो। इन सबकी आत्मा जो है वो है कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक भी फंक्शन फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हमने आपको एक मैचिंग वाले क्वेश्चन में बताया था कोऑर्डिनेशन इज नॉट द सेपरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन 5 फंक्शन में से नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बाद कोऑर्डिनेशन नहीं आता, बट कोऑर्डिनेशन इन सब में आता है। कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक वो धागा जो सारे फंक्शंस को आपस में जोड़ कर रखता है। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टेप भी नहीं, प्रोसेस भी नहीं, बोथ ए एंड सी भी नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आंसर इज ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रमेश हैज प्रोड्यूस्ड 100 पीसेस ऑफ एन आइटम। रमेश है एक बंदा जिसने क्या किया? 100 पीस बनाए, 100 पीसेस बनाए एट अ कॉस्ट ऑफ 450 ईच एट 14 रुपीज 50 पैसे ईच आइटम। ठीक है, 14 रुपए 50 पैसे के हिसाब से उसने हर आइटम को बनाया अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 15। अरे वाह, वो तो उसने बड़ा अच्छा काम किया। जो एक स्टैंडर्ड रेट था, जो स्टैंडर्ड रेट था बनाने का, वो कितना था? वो था 15 रुपए। तो उस बंदे ने 15 के बजाय 14 रुपीज एंड 50 पैसे में काम को पूरा कर दिया। अब यहां पर जरा हम देख लेते हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर दो बातें थी, कौन कौन सी थी? एक तो इफेक्टिव था और दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा एफिशिएंट। तो इफेक्टिव का मतलब होता है काम पूरा समय से करना और एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में करना। तो अब आगे क्या कह रहा है? हेयर रमेश इज, जो रमेश है, रमेश क्या है? इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, दोनों में से क्या है? ये रमेश है। हेयर रमेश इज, रमेश क्या है? इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, बोथ ए एंड बी है। देखिए यहाँ पर टाइम की बात कहीं नहीं कही गई। इसका मतलब काम को उसने पूरा किया है, काम को उसने समय से पूरा कर लिया, तो वो इफेक्टिव तो होगा ही होगा। बट उसने 15 रुपए का काम 14 रुपए 50 पैसे में कर लिया, तो वो एफिशिएंट भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लैला लिमिटेड नीडेड फंड्स टू फुलफिल अ बिग ऑर्डर। एक कंपनी है जिसको अपना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बोरोड मनी। तो कंपनी ने क्या किया? लोन ले लिया, बोरोड मनी फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट अ 15% इंटरेस्ट। तो कंपनी ने क्या किया? लोन ले लिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 15% इंटरेस्ट पे। वाइल द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 11%। ओहो, ये कंपनी ने लोन लिया है, बट जो एग्जिस्टिंग रेट है, जो एक्चुअल रेट चल रहा था मार्केट में, वो कितना चल रहा था? वो चल रहा था 11%, वो चल रहा था 11%, और उसने कितने पे लिया है? 15%। यानी कि 4% महंगा उसने ले लिया, 4% महंगा लोन उसने ले लिया। अब इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली ये होगा कि कंपनी की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा। As a result of the funds, the company was able to achieve the target. अब लेकिन उसने अपना काम जो है, अपना टारगेट को अचीव कर लिया। According to you, management was, तो मैनेजमेंट देखिए, कॉस्ट तो बढ़ गई क्योंकि उसने लोन महंगा लिया है, तो वो एफिशिएंट तो नहीं है। तो जो कंपनी है, मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट नहीं है, बट उसने काम को पूरा कर दिया समय से, तो वो इफेक्टिव है। इफेक्टिव हम देखते हैं टाइम से, और एफिशिएंट का मतलब होता है कम कॉस्ट में। तो वो एफिशिएंट तो नहीं है क्योंकि उसने महंगा लोन लिया है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव है कि उसने समय से काम पूरा किया है। तो आंसर इज ए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग बिफोर डूइंग इज बेस्ट। हमने आपको 5 फंक्शंस पढ़ाए थे। 5 फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग।
हमने प्लानिंग में आपको बताया था थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना आगे क्या कर सकते हैं, क्या क्या डिसीजन लेने हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क, स्टाफिंग का मतलब पुटिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, डायरेक्टिंग का मतलब हो गया गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग, और कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग और चेकिंग दैट वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। तो बात क्या कही गई है, अकॉर्डिंग टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग बिफोर डूइंग इज बेस्ट, करने से पहले सोचना, करने से पहले प्लान करना, कौन से फंक्शन में कहा जाता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग इन एडवांस का मतलब कहाँ आ जाएगा, वो आएगा हमारा प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क, डायरेक्टिंग का मतलब होता है आपको सुपरवाइज और गाइड करना, कंट्रोलिंग का मतलब चेक करना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया सिंपल प्लानिंग। ठीक, आंसर इज ए प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट्स द फंक्शन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन से लेवल का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेट with other departments for smooth functioning of the organization। देखिए हमने आपको 3 पढ़ाए थे, सबसे होता है टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। अब टॉप जो होते हैं वो डिसीजन मेकर्स होते हैं और लोअर जो होते हैं वो सुपरवाइजर्स होते हैं। अब काम एक्चुअल में कौन करा रहा है, काम तो एक्चुअल में लोअर करा रहे हैं, डिसीजन कौन ले रहा है, टॉप, बट इन दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो मिडिल लेवल इट इज दी, वो कड़ी है बीच की, वो एक लिंक है जो इनकी बात टॉप ने मिडिल को बताई और मिडिल ने लोअर को बताई। तो ऐसे करके चलती है हमारी कहानी, ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी बात है तो आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, टॉप मिडिल को बताएंगे, मिडिल लोअर को बताएंगे। तो मिडिल लेवल जो होता है, मिडिल लेवल जो होता है वो इट इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड द लोअर। तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें करता है कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, आंसर हो जाएगा मिडिल लेवल, आंसर हो गया मिडिल लेवल, मिडिल लेवल इज द आंसर। ठीक है जी, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्लोरल लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली बना रहे हैं। विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, अब मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई, फिर लाओ ये वाला चार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, इंडिविजुअल। सोशल के अंदर हमने क्या बात करी थी, सोसाइटी की, जिसके अंदर आपका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, कोई भी इलीगल प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ये सब बातें हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जब वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इको फ्रेंडली के लिए, तो सोशल ऑब्जेक्टिव इज द आंसर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि कोई भी हमने सर्वाइवल की बात नहीं करी, प्रॉफिट की बात नहीं करी, ग्रोथ की बात नहीं करी, तो ये हमारा नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आंसर इज ए सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, इन द फर्स्ट ईयर of operation, the revenues generated by Mitali Industries from sale of its products are just sufficient to cover the cost। यानी कि कहानी क्या कहती है, पहले साल में ये कहानी है, जितना रेवेन्यू है उतना कॉस्ट है, यानी आपने 1 लाख रुपए एग्ज्यूम कर लेते हैं कमाया, और खर्चा भी कितना है आपका, 1 ही लाख रुपए है, तो आपकी रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर बराबर है। विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज मेट इन दी गिवन केस, तो जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते कौन कौन से हैं, सर्वाइवल, तो ये वाली स्टेट कौन सी हो गई, सर्वाइवल की। जब आप कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर है, कॉस्ट कम हो जाती, रेवेन्यू ऊपर चला जाता, प्रॉफिट हो जाता, ये वाला वो प्रॉफिट स्टेज थी, और जब एक्सपेंशन की बात करते तो वो ग्रोथ स्टेज थी। तो सिंपल सामने सामने दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं
ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर ये वाले ऑब्जेक्टिव्स आ गए, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो कौन सी स्टेज पे है अभी, कौन सी स्टेज पे हैं हम, सर्वाइवल स्टेज पे। तो आंसर पहला ही वाला हो जाएगा, दैट इज सर्वाइवल स्टेज, आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट इज एन डैश एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं काफी सारे क्वेश्चंस में, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। एक जैसे पिरामिड है, आपको यहां से सामान स्टेजेस से लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक बंदे को बार बार ऊपर भेजेंगे, बार बार नीचे भेजेंगे, बार बार ऊपर भेजेंगे, बार बार नीचे भेजेंगे, तो थक जाएगा। तो क्या करेंगे, ग्रुप में काम कर लेंगे, थोड़ा ऐसे करके काम कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। अगर सब अपना अपना काम देखें और कोई किसी की हेल्प ना करे तो वो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट सबकी तरफ से फुलफिल पूरा होना चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब काम का होना और करना एक साथ, इफेक्टिव और एफिशिएंसी होना एक साथ। तो मैनेजमेंट इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, अकाउंटिंग एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मिलजुल कर काम को करना। सिर्फ अकेला मैनेजर ही अगर चाहेगा कि मैं ही सारा काम कर लूं तो वो नहीं कर पाएगा। एक इफ यू वांट टू मैनेज एवरीथिंग यू कांट मैनेज एनीथिंग। तो काम जो है ग्रुप में होता है, थोड़ा थोड़ा काम सबको बांट दिया जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाएगा, तभी तो मैनेजमेंट फुलफिल होगा। तो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है जी। इसी के साथ आपने बहुत सारे हमने करा दिए आपको एमसीक्यूज, डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज हो गए। अब अपना करेंगे हम असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो जब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए कैलकुलस।